बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज के डिस्कशन के अंदर क्रेब्स साइकिल के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, क्रेब्स साइकिल से पहले हमने एसिटाइलेशन के ऊपर डिस्कस किया और उसके अंदर हमने जो है वो एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाया था जिसका नाम एसिटाइल था। ठीक है, फिर उसके साथ हमने एक को एंजाइम ऐड किया ताकि वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके आगे उसको रन कर सके। अच्छा, ये जो क्रेब्स साइकिल है इसको दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। भाई क्यों इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं? क्योंकि जब मैं क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करवाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे जो पहली प्रोडक्ट होगी ना उसका नाम सिट्रिक एसिड है, तो इस वजह से साइकिल को दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल के अलावा इसे ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये आपके बोर्ड के पेपरों में भी कई बार क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि क्रेब्स साइकिल को जो है वो ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है। देखिए, ये जो पहली प्रोडक्ट है ना जिसका नाम सिट्रिक एसिड है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को खोल के देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 जो हैं वो कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप मिलेंगे या जिन्हें हम कार्बो ऑक्साइल ग्रुप कहते हैं, COOH। इस सिट्रिक एसिड के अंदर ये 1 नहीं 2 नहीं 3 ऐसे ग्रुप पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसका तीसरा नाम ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल है। ठीक है बच्चा, ये कहता है क्रेब्स साइकिल अल्सो कॉल्ड एज ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल because first product that is the citric acid contain 3 कार्बोऑक्साइल ग्रुप या कार्बोऑक्साइलिक एसिड ग्रुप कहा जाता है। जिस तरह से हमने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में हुआ, फिर एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड वो भी सारी की सारी साइटोप्लाज्म में हुई। अब ये जो क्रेब्स साइकिल का पूरा प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। आपको पता है कि मैट्रिक्स एक खास किस्म का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सॉल्यूशन होता है जिसमें प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उस स्पेशल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार आप लोगों की पीएमसी की टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है कि क्रेब्स साइकिल को लिंक करने वाला कौन है ग्लाइकोलाइसिस के साथ, तो आपका जवाब क्या होगा कि एसिटाइल को एंजाइम ए। बेटा एसिटाइल को एंजाइम ए आपको पता है ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ को एंजाइम ए हमने जोड़ा था ताकि ये एसिटाइल को जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक ले सके। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये समझाया हुआ है। तो ये लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस को किसके साथ? क्रेब्स साइकिल के साथ। ये क्वेश्चन आपकी पीएमसी की टेस्ट में आ चुका है। अच्छा, अब जो है वो हम बाकायदा पूरा की पूरी क्रेब्स साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, फिर उसके बाद रिएक्शन वगैरह हम समझते हैं अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मेरी बात समझ आएगी। देखें, ये पूरा का पूरा जो है वो साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये एसिटाइल को एंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो मौजूद है। और ये जो आपको नजर आ रही है ऊपर वाली ब्लू मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये लिखा हुआ है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। OMM मींस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर? और उसके बाद ये जो आपको पूरा का पूरा नीचे व्हाइट स्पेस नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा इसका क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जिसका नाम एसिटाइल है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके आना है। तो लेने के लिए इसका हमने गेट पास किसको बनाया था? याद है आपको? को एंजाइम ए को। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था। तो ये जैसे एसिटाइल को एंजाइम ए, एक पानी का मॉलिक्यूल भी इसके साथ हम ऐड करेंगे, ये तीनों चीजें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एक 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसका नाम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। क्या? ये जो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, आगे मैंने देखो रेड पेन से हाईलाइट भी कर दिया है कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये एक 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है। कहाँ से आता है? इस साइकिल के एंड में आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैसे बनता है। क्लियर? तो बहरहाल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल मौजूद है जिसका नाम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ऊपर से ये 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल आ रहा है को एंजाइम ए के साथ एक पानी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज करके। तो जब 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल एसिटाइल इस 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, रिएक्शन करेगा, तो नया जो कंपाउंड बनेगा वो आपके हिसाब से कितने मॉलिक्यूल का बनना चाहिए? 6 मॉलिक्यूल का, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल का होना चाहिए ना, क्योंकि 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर हैं, 2 कार्बन एसिटाइल के अंदर हैं, तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6।
तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम होगा सिट्रिक एसिड और वो 6 कार्बन का होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन आपको पूरे नजर आ रहे हैं। और इस 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? सिट्रिक एसिड कहा जाता है। और इसमें देखें सबसे जो पहली प्रोडक्ट बनी है वो सिट्रिक एसिड है ना, तो इसलिए साइकिल का दूसरा नाम भी क्या रखा था? सिट्रिक एसिड। अब इस सिट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को आप डिटेल में खोल के देखेंगे। ये तो मैंने सिंपल कार्बन स्ट्रक्चर बनाया है, आप इसका डिटेल में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर खोल के देखेंगे तो आपको इसके अंदर 3 जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेंगे, इसलिए इसको साइकिल को कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये एसिटाइल को एंजाइम में 2 कार्बन का वाला मॉलिक्यूल इस 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में आपको सिट्रिक एसिड बना के देगा जो कि 6 कार्बन का है। और यहाँ से को एंजाइम ए निकल के कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाएगा। यहाँ तक तो भाई हमें बात समझ आ गई। अब ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है सिट्रिक एसिड, यहाँ से हम क्या करेंगे? एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हम पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो अगला जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा? सिस एकोनिटिक एसिड, जो कि 6 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? इस सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर एक मॉलिक्यूल दोबारा पानी का ऐड करेंगे। देखें, सिट्रिक एसिड से जब एक पानी का मॉलिक्यूल निकाला तो सिस एकोनिटिक एसिड बना, और फिर इसके अंदर दोबारा जब पानी का एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो इससे क्या बनेगा? आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा। अब ये जो बीच वाला रिएक्शन हुआ ना सिस एकोनिटिक एसिड वाला, ये बाज औकात आपको कोई भी टीचर नहीं बताता, हम इसको एस्केप कर देते हैं। जितने भी टीचर हैं, आप भले यूट्यूब पे जाके ये लेक्चर देख लें, ये एस्केप कर देते हैं, हालांकि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। तो जो बच्चे बुक पढ़ते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होती है। कुछ टीचर इसको क्यों एस्केप करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इतना इंपॉर्टेंट काम हुआ नहीं, कोई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल बना नहीं, तो वो इसको क्या कर देते हैं? एस्केप कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे किताब पढ़ते हैं, जिनको बुक रीडिंग की आदत होती है, फिर वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ये कैसे बना? तो बेटा ये ऐसे बना। इसमें आपने सिट्रिक एसिड से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाला तो सिस एकोनिटिक एसिड बन गया। इसके अंदर फिर सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर जब आपने दोबारा पानी का मॉलिक्यूल ऐड किया तो क्या बन गया? आइसोसिट्रिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एनर्जी वाला प्रोसेस शुरू होगा वो इस रिएक्शन के बाद होगा। अब आइसोसिट्रिक एसिड के साथ हम 2 काम करेंगे, आपने याद रखना है। इस आइसोसिट्रिक एसिड के साथ जो पहला मैं काम करूंगा वो मैं करूंगा डी कार्बोऑक्सिलेशन। अब आपको पता है कि डी कार्बोक्सिलेशन किसे कहा जाता है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस आइसोसिट्रिक एसिड से मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दूंगा। आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? तो हम क्या कहते हैं कि जब भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है या रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। तो देखो निकलते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे? बाकी एटीपी तो शुरू से बनती आ रही है। तो बहरहाल इस आइसोसिट्रिक एसिड के साथ मैं करवाऊंगा डी कार्बोऑक्सिलेशन, यानी सबसे पहले इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को मैं बाहर निकालूंगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा और हमारी बॉडी में लंग्स से होता हुआ बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब इसके साथ में जो दूसरा काम करूंगा ना, वो दूसरा काम मैं क्या करूंगा? मैं करवाऊंगा इसकी ऑक्सीडेशन। पहले करवाई थी इसकी डी कार्बोक्सिलेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, अब मैं इसकी करवाऊंगा ऑक्सीडेशन। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो याद रखो मैंने क्या कहा था? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि वहां से एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वहां से प्रोटॉन निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकले या नहीं निकले? तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन निकलते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, इनके पास एनर्जी की बड़ी एक भारी अमाउंट है। तो ये जैसे बाहर निकलते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे एक को एंजाइम की नज़र होती है। उस को एंजाइम का नाम क्या है? NAD, निकोटिनोमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। जैसे ये देखता है कि ये एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकला है, ये इनके साथ मिल जाता है। जब ये इसके साथ मिल जाता है जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम क्या होगा? NADH+H, जो कि 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको बात समझ आ गई कि आइसोसिट्रिक एसिड के साथ हमने 2 काम किए। पहले इसकी करवाई डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, एक कार्बन बाहर निकाल दिया, और फिर उसके बाद हमने इसकी करवाई ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाले। उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे NAD की नज़र थी, ये इसके साथ मिल गए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, और इन्होंने क्या बना लिया? NADH+H बना लिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, जब आपने इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करवाई तो एक कार्बन तो चला गया।
तो अंडरस्टूड बात है, पीछे जो मॉलिक्यूल बचेगा वो कितने कार्बन का बचेगा, 5 कार्बन वाला ना। तो इस तरह से जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि 5 कार्बन का है। अब 6 कार्बन नहीं रहे। क्यों 5 कार्बन रहे? क्योंकि हमने आइसोसिट्रिक एसिड की क्या करवाई थी, डी कार्बोक्सिलेशन करवाई थी। तो एक कार्बन तो हमने निकाल दिया। तो जो नया कंपाउंड बना, नया जो मॉलिक्यूल बना, उसका नाम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। क्लियर? अब जो काम आपने आइसोसिट्रिक एसिड के साथ किया था वही काम आप अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ भी करेंगे, यानी कि आप इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे पहले। तो भाई जब हम डी कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो क्या बाहर निकलते है, कार्बन बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बाहर निकला या नहीं निकला, फिर ये हमारे ब्लड से सीधा लंग्स में जाएगा और लंग्स से बॉडी से बाहर चला जाएगा। और उसके साथ डी कार्बोक्सिलेशन के साथ हम दूसरा काम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो जैसे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो नतीजे में क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रोटॉन निकलेंगे। इन इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी एनर्जी है, तो एनर्जी देख के वो कुछ भूखे यहाँ पे घूम रहे होते हैं। वो भूखे कौन है, ये कोएंजाइम जिनका नाम NAD है। ये NAD क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके इस हाइड्रोजन के साथ, इस प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, NADH+H बना लेगा। यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास 3 इनडायरेक्ट ATP के मॉलिक्यूल आ गए। तो इस अभी तक देखो हम 6 इनडायरेक्ट ATP के मॉलिक्यूल जो हैं वो बना चुके हैं। पूरी साइकिल तो एंड में हम कंक्लूजन करेंगे, लेकिन सिर्फ इस स्लाइड का बता रहा हूँ कि 6 मॉलिक्यूल तो हमने इनडायरेक्ट ATP में बनाए हैं, वैसे हमने सिर्फ 2 NADH+H बनाए। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ भी वही काम किया गया जो आइसोसिट्रिक एसिड के साथ किया गया, यानी पहले इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करवाई, फिर हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई। आप इसको मिला के एक पूरा नाम भी दे सकते हैं कि हमने इसकी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन करवाई। पूरा हम ऐसे पढ़ते हैं, बुक में भी ऐसे लिखा हुआ होता है कि हमने आइसोसिट्रिक एसिड की ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन करवाई, यानी ऑक्सीडेशन करवाई और डी कार्बोक्सिलेशन करवाई। हमने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन करवाई, यानी ऑक्सीडेशन करवाई और डी कार्बोक्सिलेशन करवाई। अलग अलग पढ़ें आपकी मर्जी, साथ पढ़ें आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है। यहां तक की बात समझ आ गई? अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर कितने कार्बन थे, 5 कार्बन। आपने एक कार्बन निकाल दिया तो पीछे कितने कार्बन बचेंगे, 4 कार्बन। और जो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है उसका नाम सक्सीनाइल है। और इस रिएक्शन में हमने जो कोएंजाइम ए बाहर निकाला था, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में छोड़ा था, वो दोबारा इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो नया जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम सक्सीनाइल कोएंजाइम ए होगा, जिसके अंदर 4 कार्बन होंगे। क्यों 4 कार्बन? क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की हमने डी कार्बोक्सिलेशन करवाई थी, तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर चला गया था। तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा, अंडरस्टूड बात है, उसके अंदर 4 कार्बन होंगे। लेकिन इस रिएक्शन में हमने कोएंजाइम ए को यहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बुलाया और दोबारा ऐड कर दिया। तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम क्या होगा, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए। इसके 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं, आपको 4 कार्बन यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई? अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ कि ये जो आइसोसिट्रिक एसिड के साथ आपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ जो आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाले हैं, ये ऑक्सीडेशन है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपने दिए किसको हैं, NAD को दिए हैं ना। तो आपने एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकाले और आपने NAD के हवाले कर दिए, यानी कि आइसोसिट्रिक एसिड से आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाले और वो आपने हवाले कर दिए किसके, NAD के। तो जिसके हवाले किए उसकी रिडक्शन हुई, जिससे निकाले उसकी आपने क्या की, ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों को मिला के मैं कह सकता हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो याद रखना, आइसोसिट्रिक एसिड से इलेक्ट्रॉन का निकलना ये ऑक्सीडेशन हुआ, प्रोटॉन का निकलना ये ऑक्सीडेशन हुआ। वही इलेक्ट्रॉन वही प्रोटॉन जब आपने NAD के हवाले किए तो ये रिडक्शन हुआ। और ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइसोसिट्रिक एसिड के साथ भी रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ भी रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से भी जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाले तो आपने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, वही इलेक्ट्रॉन वही प्रोटॉन आपने NAD के हवाले किए तो आपने NAD की रिडक्शन करवाई। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही, तो ये भी एक किस्म का क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। क्लियर हो गया? यहाँ तक का हमें सारा सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया। अभी तक हमने 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल पाया है जिसका नाम सक्सीनाइल कोएंजाइम ए है। बेटा देखो
अब मैं इस सक्सिनाइल की दोबारा डी कार्बोक्सिलेशन नहीं करवाऊंगा, मैं इसकी ऑक्सीडेशन जरूर करवाऊंगा, मैं इसका रिडॉक्स रिएक्शन जरूर करवाऊंगा, लेकिन मैं इसकी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं करवाऊंगा। अगर आप थोड़े से भी होशियार हैं तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि मैं इसकी डी कार्बोक्सिलेशन क्यों नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे आगे दोबारा से ये जो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसको दोबारा जनरेट करना है ताकि ये साइकिल बार बार चलती रहे। अब ये साइकिल मुझे सिर्फ एक बार नहीं चलानी, आप और मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूरी जिंदगी में एक बार नहीं तोड़ते, बार बार तोड़ते हैं। जब बार बार तोड़ेंगे तो बार बार एसिटाइल बनेगा, जब बार बार एसिटाइल बनेगा तो वो तो आता सबसे पहले इस 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के पास है, फिर साइकिल चलती है। अगर ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल नहीं होगा तो ये एसिटाइल कंबाइन किसके साथ होगा, सिट्रिक एसिड कैसे बनाएगा, ये साइकिल कैसे चलेगी, कभी नहीं चल सकती। तो हम इस सक्सिनाइल को एंजाइम ए की फर्दर डी कार्बोक्सिलेशन नहीं करवाएंगे, हाँ ऑक्सीडेशन करवाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन करवाएंगे, आगे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे, लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन में नहीं करवाऊंगा। हम करवा सकते हैं, बॉडी कर सकती है, लेकिन करवाती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल दोबारा बनाना होता है। देखो अगर मैं इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करवाऊंगा, आप खुद समझदार हो, तो अगला जो मॉलिक्यूल बनेगा वो 3 कार्बन का बनेगा। अब 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से दोबारा 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाना मुश्किल है। तो जब 4 ही कार्बन वाला हमारे पास होता है तो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर चेंज करके हम ऑक्सैलिक एसिड दोबारा 4 कार्बन वाला बना सकते हैं, आप आखिर में खुद देखोगे भी। बहरहाल हमारे पास अभी आ गया ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जिसका नाम सक्सिनाइल को एंजाइम ए है। तो ये हमारे पास ये रहा सक्सिनाइल को एंजाइम ए 4 कार्बन का, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए है ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिक एसिड के अंदर, और यहाँ से को एंजाइम ए दोबारा निकल के कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे क्या करवाया, डी कार्बोक्सिलेशन, वो तो मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया कि अब आगे कोई डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस 4 कार्बन है हर रिएक्शन में, डी कार्बोक्सिलेशन तो नहीं होगी। तो क्या मैंने सक्सिनाइल को एंजाइम ए की ऑक्सीडेशन करवाई? नहीं। क्या मैंने इसकी रिडक्शन करवाई? नहीं। क्या मैंने इसके साथ रिडॉक्स रिएक्शन करवाया? नहीं। तो मैंने किया क्या? बेटा देखो, आप केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हो, हमारे पास 2 किस्मों के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा होता है? नहीं होता। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें आपको एटीपी लगानी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है, आसान लफ्जों में एनर्जी लगानी पड़ती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनके रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने जहन में रखनी है कि सक्सिनाइल को एंजाइम ए का सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होना ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में क्या बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है। और ये एनर्जी इतनी है हमारे पास, इतनी एनर्जी निकलती है कि हम साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट दोनों को मिला के इनसे एक मॉलिक्यूल एटीपी का बना सकते हैं, और यहाँ पे देखें वो बन भी चुका है। क्लियर बात समझ आ गई आपको? सक्सिनाइल को एंजाइम ए का सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाना और को एंजाइम का यहाँ से बाहर निकल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चले जाना, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है, उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके हम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से एडीपी को बुलाते हैं और इनऑर्गेनिक फास्फेट को बुलाते हैं। इन दोनों को आपस में मिला के इनके बीच में एक बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं। तो देखो एक एटीपी हमें क्रेब्स साइकिल में अभी तक डायरेक्ट फॉर्म में मिला है, पीछे 6 बनाए तो है लेकिन वो इनडायरेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में मिला है। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो सक्सिनाइल का सफर सक्सिनिक एसिड तक हमें ये समझ आ गया। कार्बन देखें वही 4 है, यहाँ पे भी वही 4 है, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन नहीं करवानी, आखिर में दोबारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाना है। बहरहाल अब सक्सिनिक एसिड के साथ हम क्या करेंगे, तो याद रखना सक्सिनिक एसिड की अब मैं करवाऊंगा ऑक्सीडेशन, और जब सक्सिनिक एसिड की हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो नतीजे में इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे एनर्जी वाले और प्रोटॉन भी निकलेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते हैं तो इनके ऊपर कुछ भूखों की नजर होती है। अब इस बार जो भूखा आएगा वो NAD नहीं आएगा, वो आएगा FAD, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि ये एक कोएंजाइम है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ये जो FAD है
ये एक किस्म का क्या है, कोएंजाइम। जिस तरह से NAD एक कोएंजाइम है, ये FAD भी कोएंजाइम है। मैंने चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स के अंदर ये डिटेल आपको एंजाइम कोएंजाइम सारा कुछ ये मैंने पढ़वाया हुआ है, ठीक है। तो ये FAD भी क्या है, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये कोएंजाइम है। ये कोएंजाइम क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके इन प्रोटॉन को अपने साथ ऐड कर लेगा, कंबाइन कर लेगा। इस तरह से जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम होगा FADH2। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा बता दें कि NAD भी कोएंजाइम है, वो भी रिड्यूस होता है, FAD भी कोएंजाइम है, वो भी रिड्यूस होता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। एक तो फ़र्क ये है कि NAD किसी और एंजाइम के साथ काम करता है और FAD किसी और एंजाइम के साथ करता है काम। अब वो एंजाइम कौन से हैं, फिर ये हमारी बड़ी बात हो जाएगी। ये एक एंजाइम का फ़र्क है, NAD अपने एंजाइम के साथ काम करता है, FAD अपने एंजाइम के साथ। एक फ़र्क हुआ ये, जिसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फ़र्क आपने याद रखना ना, वो ये है कि NADH+H एक मॉलिक्यूल 3 ATP के बराबर एनर्जी देता है ना, लेकिन याद रखना FADH+H का एक मॉलिक्यूल 2 ATP के बराबर एनर्जी देता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि NADH+H का एक मॉलिक्यूल आपको 3 ATP के बराबर एनर्जी देता है, जबकि FADH2 का मॉलिक्यूल आपको 2 ATP मॉलिक्यूल के बराबर एनर्जी देता है। यह आपने याद रखना है ताकि आखिर में हम काउंटिंग करें, हमारे पास पूरा रेशो आए। क्लियर। अब सक्सिनिक एसिड की मैंने करवाई ऑक्सीडेशन, यहाँ से एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकले, प्रोटॉन निकले, लेने आया FAD और इस तरह से बन गया FADH2। सक्सिनिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, FAD की रिडक्शन करवाई, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसको दिए तो ये रिड्यूस हो गया। तो ये भी एक किस्म का क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो सक्सिनिक एसिड भी रिडॉक्स रिएक्शन में जाता है। नया जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम फ्यूमेरिक एसिड होगा। कार्बन का अमाउंट सेम रहेगा, वही 4 कार्बन है, आप देख सकते हो, क्योंकि हम डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करवाएंगे, हमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दोबारा जनरेट करना है ताकि हम साइकिल चला सकें, ठीक है। अब ये जो फ्यूमेरिक एसिड है इसके अंदर में एक पानी का मॉलिक्यूल जस्ट ऐड करूंगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक और मॉलिक्यूल के अंदर जिसका नाम मैलिक एसिड है। अब इस मैलिक एसिड के अंदर भी 4 कार्बन है, क्योंकि मैंने कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करवाई। फ्यूमेरिक एसिड कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करेगा, कोई ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, कोई रिडक्शन नहीं करेगा, जस्ट आप एक पानी का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड के अंदर, जो कि 4 कार्बन का है। फिर इस मैलिक एसिड के साथ में क्या करूंगा, मैं इसकी करवाऊंगा ऑक्सीडेशन। जब मैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो यहाँ से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ से निकलेंगे प्रोटॉन। इन इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी हवाले कर देंगे हम किसके, NAD के, जो एक कोएंजाइम है। ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन दोनों इसके हवाले करेंगे, ये हो जाएगा रिड्यूस। मैलिक एसिड की करवाई ऑक्सीडेशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से 2 प्रोटॉन निकले, उसकी वो हवाले कर दिए NAD के, वो रिड्यूस हो गया, उसकी रिडक्शन हो गई और जो उससे नया मॉलिक्यूल बना उसका नाम NADH+H होगा, जो कि 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर एनर्जी देता है। तो मैलिक एसिड के साथ भी कौन सा काम करवाया हमने, रिडॉक्स रिएक्शन, इसका भी हमने रिडॉक्स। और जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का बन गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके दोबारा रुक जाएगा और फिर दोबारा ऊपर से एसिटाइल आएगा और ये काम शुरू हो जाएगा। और इस तरह से फिर दोबारा ये साइकिल चलेगी, फिर आखिर में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, ये दोबारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फिर एसिटाइल। ये सारी जिंदगी जब तक हमारे सेल जिंदा है ये काम करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसान तरीके से मैंने समझा है। देखो दुनिया का कोई भी टीचर ना आपको इससे ज़्यादा आसान तरीके में नहीं समझा सकता। आप भले पूरी YouTube सर्च कर लें, आपको कहीं इस तरह के से समझाने वाला नहीं मिला होगा इतने सुकून से, इतना स्लो, ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आए। अब हम थोड़ा सा अकाउंट देख लें, अब हम थोड़ा सा गिन मिन लें कि हमारे पास हमने जो शुरू में स्टेटमेंट दी थी ना कि सेलुलर रेस्पिरेशन में 40 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, कुछ किताबों के हिसाब से 38 मॉलिक्यूल बनते हैं और कुछ किताबों के हिसाब से 36 मॉलिक्यूल बनते हैं। हमें इस स्टेटमेंट को भी तो पूरा करना है ना, तो वो हमने हिसाब करना है। अब पिछली इस स्लाइड के अंदर आप लोगों ने देखा कितने NADH बने थे, 2, ठीक है। यहाँ कितने NADH बने हैं, 1। तो टोटल कितने NADH बने हैं, 3 बने हैं हमारे पास NADH में, Na कर देता हूँ, ठीक है। और इस स्लाइड के अंदर कोई ATP का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है आपको, भाई मुझे नजर नहीं आ रहा। कोई FADH2+H2 का मॉलिक्यूल मुझे नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं बना सिवाय NADH के। इस स्लाइड में आपको कहीं ATP का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, हाँ भाई नजर आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास किसका बना, ATP का बना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्लियर। और इसमें FADH2 का मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, हाँ भाई एक मॉलिक्यूल हमें FADH का भी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल FA लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब
एक 3 बने NAD मॉलिक्यूल और इसको हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 3 के बराबर ATP देता है, तो ये कितने हो गए 9, 3 3 9। एक सीधा सीधा ATP बना है तो हम यहाँ पे एक सीधा एक लिखेंगे। एक FADH का मॉलिक्यूल कितने एनर्जी मॉलिक्यूल के बराबर होता है, अभी आपको बताया, लिखा भी हुआ है कि 2 ATP के, तो इसको हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 9 और 1 10 और 2 कितने हो गए 12। तो यानी कि एसिटाइल के एक मॉलिक्यूल से, क्योंकि देखो हमारे पास जो एसिटाइलेशन जब करवाई थी तो 2 एसिटाइल के मॉलिक्यूल थे, लेकिन हम लेके कितने को चले हैं एक मॉलिक्यूल को। अभी दूसरा मॉलिक्यूल भी लेके चलना है, वो भी इसी तरीके से लेके जाएंगे। तो एक मॉलिक्यूल से जब हमें 12 मिल रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल से कितने मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल से 12 मिल रहे हैं, दूसरे से भी 12 मिल रहे हैं, 12 और 12 कितने हो गए 24। तो यानी 24 ATP के मॉलिक्यूल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें क्रेब्स साइकिल में मिलते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ी अच्छे तरीके से जो वो डिटेल लिखी हुई है। देखो ये हमारे पास एनर्जी अकाउंट है क्रेब्स साइकिल का। एसिटाइल का एक मॉलिक्यूल अगर हम लें तो उसमें 3 बने NADH आपको नजर आ रहे हैं, एक बना FADH2 आपको नजर आ रहा है, एक बना डायरेक्ट ATP आपको नजर आ रहा है। जब हमने 3 NADH को देखा कि वो एक 3 के बराबर एनर्जी देता है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 9 ATP। FADH का एक मॉलिक्यूल 2 ATP के बराबर देता है, तो 1 को 2 से तो 2 बन गए। ATP का एक मॉलिक्यूल तो 1 ही के बराबर होता है। इस तरह से एक मॉलिक्यूल से हमें मिले 12 और दूसरे मॉलिक्यूल से हमें कितने मिले 12 मिले। तो हमारे पास क्योंकि एसिटाइल के 2 मॉलिक्यूल थे तो टोटल कितने बन गए 24 हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर बन गए। अब रिकॉल करो कि आपको ग्लाइकोलाइसिस में कितने मिले थे, आप रिकॉल करो कि आपको एसिटाइलेशन में कितने मिले थे। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। ये रे एनर्जी अकाउंट अगर ग्लाइकोलाइसिस का देखें तो हमें इसमें टोटल मिले थे 10 और उसमें से 2 खर्च किए थे, तो टोटल नेट कितने हो गए थे 8। ठीक है, ये याद रखना। और एसिटाइलेशन के दौरान जब हमने पायरबिक एसिड को एसिटाइल में कन्वर्ट किया तो 6 हमें जो है वो ATP के मॉलिक्यूल मिले थे इनडायरेक्ट। 2 NADH मिले थे, उसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मिले, ये भी बता चुका हूं आपको। तो 6 ये हो गए और हमारे पास क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने बने हैं 24 बने हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे आप बताओ कि टोटल सेलुलर रेस्पिरेशन में, क्वेश्चन गौर से समझो, कि टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पूरे ब्रेकडाउन में, कंप्लीट ब्रेकडाउन में, पूरा का पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो जाता है जिसमें तीनों फेज चल जाते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो आपको टोटल ATP कितने मिलते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, टोटल ATP कितने मिलते हैं। तो टोटल नेट तो नहीं कहा ना, तो 10 आप इसके गिनोगे, 6 आप इसके गिनोगे और 24 आप इसके गिनोगे। 24 और 6 कितने हो गए 30, 30 और 10 कितने हो गए 40। तो हो गया, जो फेडरल में लिखा हुआ है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल 40 बनते हैं। बात समझ आ गई आपको कि 40 कैसे बनते हैं बेटा, 40 ऐसे बनते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीजन में टोटल नेट ATP कितने मिलते हैं, तो आप 10 नहीं गिनोगे टोटल नेट, यहाँ पे आप 8 गिनोगे। इसके 24 के 24 होंगे, इसके 6 के 6 होंगे, 6 और 24 कितने हो गए 30, 30 और 8 कितने हो गए 38। तो ये 38 वाली कहानी भी जो है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई। तो जब आपसे पूछा जाए ना कि टोटल नेट ATP पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में कंप्लीट ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से कितने मिलते हैं, तो आपका जवाब PMC की टेस्ट में 38 होना चाहिए। अगर वो आपसे नेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, टोटल पूछते हैं, तो आपका जवाब कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। मैंने आपको गिनवा दिया। क्लियर बेटा। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि मुझे आप बताओ कि क्रेब्स साइकिल के एसिटाइल के एक मॉलिक्यूल में आपको डायरेक्ट ATP कितने मिलते हैं, तो आप कहोगे 1। अगर मैं कहूं कि क्रेब्स साइकिल के एसिटाइल के दोनों मॉलिक्यूल्स में से आपको डायरेक्ट ATP कितने मिलते हैं, तो एक मॉलिक्यूल से एक, दूसरे से दूसरा, तो टोटल 2 मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल आपसे पूछ सकते हैं। जैसे वो आपसे पूछेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में आपको टोटल डायरेक्ट ATP कितने मिलते हैं, डायरेक्ट, तो आप कहोगे टोटल डायरेक्ट हमें 4 मिलते हैं। अगर मैं कहूँ आप कंज्यूम कितने करते हो, तो आप कहोगे 2। फिर मैं आपसे कहूँगा टोटल नेट ATP कितने मिलते हैं डायरेक्ट, आप कहोगे 2 मिलते हैं। इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे आपको समझ आ गया। 40 वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ आ गया, 38 वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया। बाकी सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा कॉन्सेप्ट बचा, 36 वाला। और इस 36 वाले का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन के आखिरी फेज के अंदर, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। क्लियर।
तो यानी 2 सवालों के जवाब तो मैं दे चुका। आपको एक एक एटीपी का मालिक्यूल गिनवाया गया, आपको एक एक NADH का मालिक्यूल गिनवाया गया, आपको एक एक FADH2 का मालिक्यूल गिनवाया गया। हर रिएक्शन अच्छे तरीके से समझाया गया, हर चीज़ जो है वो आप लोगों को क्लियर कट में बताई गई। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा जो ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन मैंने अब तक करवाई है, आप लोगों को ये कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट भी मिल गया होगा, सवाल कैसे आ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, आप जवाब कैसे दे सकते हो, सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर ये जो आपने इतने सारे रिएक्शन बताए, ये आपको ये नाम कैसे याद होते हैं? अभी तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन बाहर जब बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तब तो नहीं देख रहा होता। तो इसके लिए मैंने एक जुमला बनाया था, उस जुमले के ज़रिए आज तक ये स्टेप्स जो हैं वो मुझे याद हैं। उस जुमले को मैंने अपने नाम से तशबीह दी थी कि कैन आई कीप सेलिंग शाहरुख फॉर मनी ऑफिसर। आप सब लोगों को पता है शाहरुख मेरा नाम है। इस जुमले का मतलब ये होता है कि मैं पैसों के लिए शाहरुख को ऑफिसर के हवाले कर सकता हूं, उसको बेच सकता हूं, उसका मतलब ये है। तो कैन से आपका क्या आता है? सिट्रिक एसिड। आई से आता है आपका आइसोसिट्रिक एसिड, के से आता है कीटोग्लूटेरिक एसिड, एस से आता है सक्सिनाइल, फिर एस से आता है सक्सिनिक एसिड, एफ से आता है फ्यूमेरिक एसिड, एम से आता है मैलिक एसिड, ओ से आता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इस तरह से आप पहले पहले लफ्ज से जो है वो पूरी की पूरी साइकिल को याद कर सकते हो। कैन सिट्रिक एसिड, आई आइसोसिट्रिक एसिड, के अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, एस जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, एस जो है वो सक्सिनिक एसिड, फिर एफ जो है वो फ्यूमेरिक एसिड, फिर एम जो है वो मैलिक एसिड, और ओ जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो उम्मीद है कि ये सिस्टम आपको सारा समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर डिस्कस करेंगे। मकसद आपको बता दूं कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों चलाएंगे। अगर बेटा आप इस पूरी साइकिल को देखो तो मैंने आपसे बार बार ये कहा है कि एक NADH मालिक्यूल 3 ATP मालिक्यूल के बराबर एनर्जी देता है। अभी तक दी तो नहीं है ना, इससे हमने लेनी है। तो लेने के लिए हम क्या चलाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जितने भी आपको इनडायरेक्ट ATP मालिक्यूल नजर आ रहे हैं ना, NAD, FAD, भले चाहे फिर वो ग्लाइकोलाइसिस में बने हों, वो एसिटाइलेशन में बने हों, वो क्रेब साइकिल में बने हों, इन सारों को लेके चलेंगे कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इनको इस्तेमाल कर करके इनसे हम क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। इस टॉपिक के बाद अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।